Hello friends, today we are going to discuss about the topic न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में एक नई शिक्षा प्रणाली चालू की जाने जा रही है, जिसको जाना जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यह लगभग कोरोना काल के समाप्त होते ही अप्रॉक्सीमेटली 2022 तक यह पॉलिसी चालू कर दी जाएगी। जो शिक्षा में जो भी बदलाव आते हैं उसी को ही एजुकेशन पॉलिसी की जाती है। जैसे कि हम सबको पता है कि इस नए शिक्षा प्रणाली में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। पहला काम तो ये किया गया है, जो कुछ भी शिक्षा में चेंजेस आते हैं वह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही करता था, लेकिन अब डायरेक्ट इसको शिक्षण नीति कर दिया गया। शिक्षण नीति शिक्षा में पहली बार बदलाव आपका 1968 में किया गया था, जिसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए थे। उसके बाद 1986 में किया गया था, उसी को फिर संशोधन जो है 1992 में किया गया था। लेकिन इस बार जो नई शिक्षा प्रणाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की जाने जा रही है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि यह आप सभी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि सभी लोग जो है शिक्षा से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप शिक्षा से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। और एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच में हमेशा एक संबंध बना रहता है, जिसको आदर प्रणाम दिया जाता है। उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि अध्यापक शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है। शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश करता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम जानेंगे कि 10+2 यानी कि जो आपकी 10+2 प्रणाली थी, मतलब 12 साल में आप अपना जो है सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते थे 10+2। लेकिन अब इसको जो है चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4। यही आप लोगों को समझना है कि यह जो 10+2 है, इसी को अब चेंज करके 5+3+3+4 के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। यही एक चेंजेस किया गया है, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि यह 5+3+3+4 का मतलब क्या है। तो 5+5 मतलब यह जो स्टार्टिंग के 5 साल जब बच्चे बिताएगा अपना, वह जब 3 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसको स्कूल में दाखिला दिला दिया जाएगा, जिसमें उसको फर्स्ट ईयर पहले साल में फाउंडेशनल स्टेज, मतलब जब हमको पता होगा कि कोई भी मकान बनाया जाता है तो उसको पहले नींव रखा जाता है, फाउंडेशन रखा जाता है उसका, ताकि उस जो है मकान की मजबूती बनी रहे। ठीक उसी प्रकार जो है एक बच्चे का जब जन्म होगा तो जब वह 3 साल का हो जाएगा तो उसको स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। तो उसमें उसका जो पहले साल वह पढ़ेगा उसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया। फाउंडेशनल स्टेज मतलब उसका नींव तैयार किया गया जाएगा। इसमें जो है बच्चों को बर्डन फ्री फ्रॉम द बुक, बच्चों को जो है यह किताब के बोझ से दूर रखेंगे। इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने में व्यतीत कराया जाएगा, तथा बच्चों को एक शिक्षक तथा स्टूडेंट के रूप में ना दिखाकर कि बच्चा ही है, जो शिक्षक को एक बच्चे की तरह बिहेव करना सिखाया जाएगा, तथा शिक्षक भी एक बच्चे की तरह उन लोगों के साथ खेलेगा तथा उसके साथ समय व्यतीत कराएगा। उसको सब कुछ खेल जैसे कि पेंटिंग हुआ, उसके बाद जो भी खेले जाते हैं गांव में, बच्चे जो है ज़्यादातर समय जो खेलने में व्यतीत करते हैं घर पे, वह खेलने में अब समय जाकर स्कूलों में व्यतीत करेंगे। उसी को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, जिससे कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाव स्कूलों से बन जाए। उसके बाद बर्डन फ्री फ्रॉम द बुक, बच्चों को जो है ये जो किताब के बोझ है उससे दूर रखा जाएगा। यह 3 साल सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए दिया जाएगा।
फिर जब यह 3 साल बच्चा खेल कूद कर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा, तो उसको जो है कक्षा 1 यानी कि चौथे साल उसको जो है 1 में जो है उसको दाखिला दे दिया जाएगा, तथा फिर 5वें साल उसको कक्षा 2 में दाखिला दे दिया जाएगा, जिसमें बच्चे को कोई भी टेस्ट नहीं देना होगा, ताकि बच्चे को वो स्कूल बोझ ना लगे। फिर उसके बाद जो है आपकी इस शिक्षा को जो है प्री प्राइमरी बोला गया है। प्री प्राइमरी, पहले क्या होता था कि आपको प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन इसी को जो है बच्चे का जो 3 साल बढ़ गया है 15 साल, यह प्री प्राइमरी शिक्षा दिया जाएगा, प्री प्राइमरी। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे आपको एक सिंपल आपको खुद नजर आ रहे होंगे इसके फायदे क्या है। जैसे कि 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसको स्कूल में दाखिला दिया जाएगा, मतलब यह बच्चे का जो बेस है वह तैयार हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को फिर जो है आगे चल के आप लोगों को देखते होंगे कि कई लोग जो है माता पिता की गलतियों के सजा जो है बच्चों को भोगना पड़ता है। क्या सजा भोगना पड़ता है? क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वह सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो वह देखता है कभी कभी उसको जन्म तिथि की वजह से जो है कई जॉब में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जैसे कि एनडीए हो गया, ये सब चीज़ों में जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। न्यूनतम एज क्राइटेरिया ना होने के कारण बच्चा जो है एलिजिबिलिटी नहीं दे पाता है, जिसके कारण कई सारे गवर्नमेंट जॉब से जो है वंचित रह जाता है। तो इसके फायदे एक ये भी हो गए, तथा एक फायदे इसके ये हो गए कि बच्चा जो है स्कूल के माहौल में ढलेगा तथा उसमें खेलेगा, वहाँ पर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेगा, तथा वह स्कूल की ही तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे वह स्कूल पर ज़्यादा जाना पसंद करेगा। फिर उसके बाद जो है आपकी क्लास 2 जो है आपका, क्लास 3 जो है वह आपकी +3 सेकेंड स्टेज जो +3, यहाँ से आपकी प्राइमरी शिक्षा स्टार्ट होगी। यानी कि प्राइमरी जो हमारी पहली शिक्षा स्टार्ट होती थी कक्षा 1 से, वह अब कक्षा 3 से स्टार्ट होगा। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, यह आपका जो है प्राइमरी शिक्षा हो जाएगा। इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 5, मतलब जो क्लास 5 तक के बच्चे हैं उनको उन्हीं के रीजनल लैंग्वेज में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे कि अगर बच्चा कोई यूपी से बिलोंग करता है उसको हिंदी सिखाई जाएगी, अगर वही बच्चा कर्नाटक से बिलोंग करता है उसको कन्नड़ा सिखाया जाएगा, तथा अगर राजस्थान से बिलोंग करता है राजस्थानी। यानी कि कक्षा 5 तक के जो बच्चे होंगे उनको यही इसी रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके भी फायदे हम बता देते हैं। इसके फायदे आपके ये होंगे कि बच्चा जो होता है वह जब छोटा रहता है तो उसको अपने भाषा में सीखने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि अभी क्या होता था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को डाल दिया जाए तो 1 में जाते थे, उसके बाद क्या होता था कि ए फॉर एप्पल अगर उनको पढ़ाना जाता है प्राइमरी शिक्षा में, ए वर्ड पहले सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल उनको सेव नहीं बताया जाता था। ए फॉर एप्पल मीन्स ए फॉर एप्पल, व्हाट इज दिस एप्पल उनको दिखा दिया जाता था, उसी को वह मान लेते थे। तो उससे क्या होती थी कि जो है रीजनल लैंग्वेज को धीरे धीरे उनका जो है अट्रैक्शन दूर हो जाता था और रीजनल लैंग्वेज भूल जाती थी। तो इसलिए जो है ये है प्राइमरी शिक्षा में इसका भी ध्यान दिया गया है। उसके बाद जो है आता है आपका क्लास 6 जो है यह मिडिल स्टेज दिया गया है। इसको क्लास 6 से जो है यह मिडिल स्टेज दिया गया है। क्लास 6 से मिडिल स्टेज दिया गया है। मिडिल स्टेज में आपका आ जाएगा कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा। क्लास 6 में जब बच्चा चला जाएगा तो उसको कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा। कंप्यूटर में कोडिंग, डिकोडिंग तथा सॉफ्टवेयर आदि भी चीज़ें बनाने सिखाई जाएंगी। अब इससे बच्चों को फायदा क्या होगा? इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ा गया है, वोकेशनल कोर्स में बच्चों को यह ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा अगर किसी भी चीज़ में रुचि रखता है, जैसे कि मान लीजिए लड़कियां हैं तो उनको सिलाई में रुचि रहती है, खाना बनाने में रुचि रहती है, यह एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है जिसको वोकेशनल कोर्स दिया गया है। अब बच्चों को इससे फायदा क्या है? बच्चों को इससे फायदा ये है, मान लीजिए अभी बच्चे 12th पास आउट होते थे, उसके बाद मान लीजिए IIT का फॉर्म डालते थे, डायरेक्ट उनको बीटेक करना होता था, तो बच्चों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं रहता था, कठिनाइयाँ होती थी, तथा ये वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में जानकारियाँ नहीं रहती थी, तो आगे चल के बच्चों को रोजगार के लिए कठिनाइयाँ होती थी। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए सरकार के द्वारा यह आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे के भविष्य को, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जो मिडिल स्टेज में सिखाई जाएंगी। उसके बाद आता है +4। इसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। तो यह तो जनरल वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन इसमें
एक बड़ी बात क्या है कि पहले आपको बच्चे देखा जाता था कि 10 के बाद बच्चों का स्ट्रीम डिसाइड होता था, जिसमें बच्चों को देखा जाता था कि उनकी कितनी परसेंटेज है, उसी के आधार पर बच्चों को आगे का फ्यूचर उनका डिसाइड करना होता था। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का 10th में अच्छा गया, मैथ मैथ साइंस से था तो अच्छा गया, तो उसके बाद जो है बच्चों को साइंस बैकग्राउंड दे दिया जाता था, या फिर उन्हीं के हिसाब से कम मार्क्स के वजह से बच्चों को आर्ट साइंस का सामना करना पड़ता था, उसके बाद कॉमर्स दे दिया जाता था। लेकिन इससे बच्चों को फायदा ये हो गया है कि इसमें किसी भी सब्जेक्ट को डिसाइड कर दिया जाएगा। स्ट्रीम स्ट्रीम का यहाँ से महत्व खत्म हो गया है। अगर आप साइंस के हैं तो आर्ट का सब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर आप आर्ट के हैं, साइंस के सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं तो आप साइंस के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट में रुचि रख सकते हैं तो कॉमर्स, मतलब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चाहते हैं तो वह ले सकते हैं। और इसमें नया बदलाव क्या है, +4, इसमें ये बदलाव यह हुआ है कि पहले क्या होता था, बच्चों को एक एनुअल एग्जाम देना होता था, लास्ट में जाके बच्चों को एक एनुअल एग्जाम देना होता था, जिसमें जो आपके रिजल्ट पर रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि इसमें बच्चों को एक हाफ ईयरली तथा एक एनुअल 2 एग्जाम का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो है बच्चों को इन 2 एग्जामों का जो रिजल्ट होगा वह फाइनल मार्क्स में जो है रिफ्लेक्ट होगा। तो इससे बच्चों का फायदा क्या है, इससे फायदा यह है, मान लीजिए पहले होता था एनुअल एग्जाम होता था, उसमें मान लीजिए बच्चे का तबीयत खराब हो जा रहा है, तबीयत खराब होने की वजह से अगर बच्चा एब्सेंट हो जाता था तो उसको उस परीक्षा से वंचित कर दिया जाता था, फिर नेक्स्ट ईयर उसको उसी क्लास में पढ़ना होता था। अभी इससे क्या हो गया है, मान लीजिए अगर बच्चे का कम मार्क्स भी आता है तो एवरेज मार्क्स निकाल सकता है। ये हो गए आपके 9 to 12। उसके बाद ग्रेजुएशन आपका 4 ईयर्स का कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट ईयर को सर्टिफिकेट नाम दिया गया है। अगर आप बच्चा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट माने फर्स्ट ईयर को सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिप्लोमा, जैसे थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेता है तो डिग्री, एंड फोर्थ ईयर में रिसर्च। एज यूजुअल वी कैन से, पहले क्या होता था कि बीए था, एमए था, अगर बच्चा आर्ट साइंस से बिलोंग करता है तो उसको बीए नाम दिया जाता था। अगर वही बच्चा अगर साइंस साइड से बिलोंग करता है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसको बीएससी नाम दिया जाता था। वही बच्चा अगर कॉमर्स साइड से था और वह ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको बीकॉम नाम दिया जाता था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि ये सब इंटीग्रेटेड, इसका कोई भी वैल्यू नहीं रह गया, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी बच्चा चूज कर सकता है तथा उसको एक सिंगल नाम ग्रेजुएशन नाम दिया जाएगा, ग्रेजुएशन नाम दिया जाएगा। अब इसमें एक और चेंजेस किया गया है जो कि बहुत बड़े चेंज के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि मान लीजिए अगर बच्चा फर्स्ट ईयर कर लिया, उसके बाद सेकेंड ईयर नहीं करना चाहता है या फिर कहीं और जाना चाहता है तो वो कहीं और भी कर सकता है, तथा फर्स्ट ईयर करने के बाद अगर वह सेकेंड ईयर छोड़ देता है, कोई भी परेशानी उसके घर में या फिर कहीं भी परेशानी आ जाती है, तो वह 1 साल गैप करके फिर वह सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। लेकिन पहले क्या था कि मतलब अगर आप 1 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, उसके बाद अगर आपका गैप हो जाता है तो आपको फिर से स्टार्टिंग यानी कि शुरू से ही पढ़ना पड़ता था। मान लीजिए अब इससे फायदा क्या हुआ है कि फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकेंड ईयर पढ़ लिया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसके माता पिता उसको थर्ड ईयर के लिए एलिजिबिलिटी नहीं दे पाते हैं, तो उसके बच्चों को घाटा हो जाता था कि 2 साल बर्बाद हो जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि 2 साल पढ़ लिया है बच्चा, उसके बाद अगर कुछ समय बाद उसके पास पैसे आ जाते हैं, 1 आध साल गैप करके फिर वह थर्ड ईयर को कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बदलाव आए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में बदलाव क्या आए हैं, अगर वही बच्चा एमए यानी कि अगर बीए कर लिया है, उसके बाद जो है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर बच्चा बीए किया है तो एमए जाता है, एमए। तो इसमें अभी क्या हुआ है कि मान लीजिए आपका 4 साल का अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो एक ही साल अगर आपको एमए करना है, एक ही साल आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आपको एमए की डिग्री प्रदान की जाएगी। अगर वही बच्चा अगर 3 ही साल, लेकिन अगर आप वही रिसर्च नहीं किए हैं, 3 ही साल किए हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना पड़ेगा। और इसमें क्या बदलाव हुआ है कि ये जो भी सब्जेक्ट एमए हुआ, एमएससी हुआ, एमकॉम हुआ, इन सबको इंटीग्रेटेड करके पोस्ट ग्रेजुएशन नाम दे दिया गया है। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि हम एमए कर रहे हैं, हम एमएससी कर रहे हैं, हम एमकॉम कर रहे हैं, सभी लोग बोलेंगे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों का फायदा क्या है, फाइनल जो कंक्लूजन भारत सरकार द्वारा चलाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका फायदा क्या है। तो इसका फायदा यह हुआ है कि यह जो आपका रिजल्ट बनेगा, यानी कि टोटल जो पहले रिजल्ट बनता था वह रिजल्ट फाइनल आपके
जो भी मार्क्स पाते थे आप, उसी के हिसाब से आपका मार्क्स जो है रिफ्लेक्ट करता था तथा वह आपका फाइनल रिजल्ट होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि मार्क्स जो है आपका वह सेल्फ इवेल्युएशन मतलब आप खुद एनालिसिस करेंगे कि आप कितने योग्य थे तथा कितने नंबर जो है पाए हैं। उसके बाद फिर आपके फ्रेंड्स भी उस नंबर को इवेल्युएट करेंगे तथा आपके फ्रेंड भी आपके रिजल्ट में मायने रखते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा यह है कि ये जो बच्चों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तथा एक बच्चे दूसरे बच्चे से झगड़ा करते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, इन सब से छुटकारा मिलेगी। क्यों छुटकारा मिलेगी? क्योंकि बच्चे को पता होगा कि आगे चल के हमारे रिजल्ट में मेरे जो क्लास के सभी क्लासमेट्स हैं उन सबका भी हमारे रिजल्ट में मायने रखेगा तथा वह सब भी हमारे रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे। इससे बच्चों में परस्पर जो संबंध होते हैं वो अच्छे बने रहेंगे। उसके बाद टीचर्स जो होते हैं वो टीचर्स भी इवेल्युएट करेंगे कि बच्चा हाँ एक्चुअल में उतने मार्क्स पाने के लायक था या फिर नहीं था। इससे फाइनल रिजल्ट बनेगा। और इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, यह भारत सरकार द्वारा न्यू पॉलिसी में ऐड किया गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वह इंडिया में अपने स्कूल्स जो है कॉलेज वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये सभी कॉलेजेस को नहीं, टॉप 50 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। अब इन सबसे फ़ायदा क्या है? मान लीजिए कोई भी कंट्री का अगर यूनिवर्सिटी आपके देश में का इस्टेब्लिश हो रहा है, इसका फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा यही होंगे कि आपको कंपटीशन और बढ़ेगा, जिससे बच्चों का और एजुकेशन लेवल हाई होगा और बच्चे जो है और अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने की इच्छा रखते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पर कि यह एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट कब होगा। ये एजुकेशन पॉलिसी आपका कोरोना खत्म होते ही, जैसे कि कोरोना लग गया नहीं तो मान लीजिए 2022 तक स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वो 2022 में या फिर 23 में कुछ सालों में एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है कि कई जगहों पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लग भी रही है। जैसे कि अभी बीए में देखा जा रहा है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को जहाँ पर एडमिशन लिया जा रहा है वहाँ पर बच्चों को जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम दिए जा रहे हैं। तो इनसे बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। इसीलिए हम आप लोगों को यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी बता रहे हैं। धन्यवाद।